मैं हर रात सोने से पहले अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाया करती थी। एक दिन पापा शहर से बाहर गए हुए थे और हमेशा की तरह मैं उनके कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ मेरे भैया मेरी माँ को। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे भैया, मम्मी पापा, दादा दादी रहते थे। एक साल पहले मेरी दादी और मम्मी मार्केट जा रही थी जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मम्मी और दादी दोनों का निधन हो गया। इसके बाद से हमारे घर में सिर्फ 4 लोग रह गए हैं। मैं, मेरे भैया, दादा और पापा। दादा और अड़ोस पड़ोस के लोग पापा से कहते रहते थे कि वह दूसरी शादी कर लें, लेकिन पापा हर बार यही कहते थे कि वह पहले से शादीशुदा है और दूसरी शादी नहीं कर सकते। मम्मी के निधन को 1 साल हो चुका था, लेकिन पापा अब भी शादी को तैयार नहीं थे। इसलिए दादा ने 8 महीने पहले से एक नौकरानी रख ली थी, जो महीने में 15 दिन छुट्टी ले लेती थी। मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल 12 साल की थी और ठीक से खाना नहीं बना पाती थी। पापा को बाहर का खाना खाने से भी तकलीफ होने लगी थी, लेकिन वह बाहर का खाना ही खाते थे। मेरे पापा जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वहाँ पर एक 28 साल की लड़की भी आया करती थी। उसका नाम अनीता था और वह मेरे पापा को पसंद करती थी। हालांकि पापा उससे उम्र में 10 साल बड़े थे, फिर भी अनीता उनके पीछे पड़ी हुई थी। पापा की उम्र उस समय 38 साल थी। अनीता पापा से शादी करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। एक दिन जब पापा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और अनीता भी वहीं थी, कुछ लड़के वहां आए और अनीता को छेड़ने लगे। पापा ने यह सब देखा और अनीता के पास जाकर बैठ गए, जिससे वे लड़के वहां से चले गए। धीरे धीरे पापा और अनीता के बीच बातचीत शुरू हो गई और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। अब जब भी पापा रेस्टोरेंट जाते, अनीता उनके टेबल पर आकर बैठ जाती और वहीं खाना खाती। एक दिन अनीता ने पापा को फोन किया और कहा कि उसे एक किराए का रूम चाहिए और चाहती थी कि पापा उस जगह को देखें, लेकिन पापा ने उस जगह देखने से मना कर दिया। दूसरे दिन उस लड़की का फोन आया। अब की बार पापा उसे मना नहीं कर पाए और घर देखने जाने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन पापा नहा धोकर तैयार हो गए और नाश्ता करके चले गए। उधर अनीता पापा से शादी करने के लिए प्लान बना रही थी। जब पापा उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ कुछ गुंडे अनीता के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। पापा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुंडों ने कहा, यह तेरी क्या लगती है? क्या यह तेरी बीवी है जो तू इसे छोड़ने के लिए कह रहा है? फिर गुंडों ने पापा को धक्का दे दिया, जिससे पापा गिर गए और चोट लग गई। उधर गुंडे अनीता के कपड़े उतारने लगे। तभी अनीता बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बदले में ये सारे पैसे ले लो। गुंडे ने पूछा, चला बता, वह तेरा आशिक कौन है? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? अनीता ने पापा की तरफ इशारा किया। गुंडे हंसते हुए बोले, तू कह रही है कि यह तेरा आशिक है? पापा ने सब कुछ देख लिया और अनीता को बचाने के लिए एक कदम उठाया। पापा तुरंत गुंडों के पास गए और बोले, अगर यह मेरी पत्नी होती तो क्या तुम लोग इसे छोड़ देते? गुंडों का सरदार बोला, बिल्कुल छोड़ देते, लेकिन हमें सारा पैसा चाहिए। पापा ने गुंडे का चाकू छीन लिया और अपने हाथ को काटकर अनीता के मांग में अपना खून भर दिया। फिर पापा ने कहा, अब से यह मेरी पत्नी है, अब इसे छोड़ दो। गुंडे के सरदार ने कहा, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन पहले सारा पैसा दे दो। अनीता ने सारे पैसे गुंडों को दे दिए और वे वहाँ से चले गए। अब पापा ने अनीता से शादी कर ली थी। यह सब पहले से ही एक प्लान था और अनीता ने इसे अंजाम दिया था। शादी के बाद पापा ने अनीता को उस जगह पर छोड़ना सही नहीं समझा और उसे लेकर हमारे घर आ गए। हमारी दूसरी माँ बहुत सुंदर थी, गोरी और जवान थी, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। शादी की रात को मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में गई, क्योंकि मैं सोने से पहले उनसे मिलती थी। उस रात भी जब मैं पापा के कमरे में गई तो मैंने अपनी दूसरी माँ को कपड़े पहनने में मदद की। पापा उस समय बाथरूम में थे। जब पापा बाहर आए तो मैं उन्हें गले से लग गई और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हर रात पापा से मिलने के बाद ही सोने जाती थी। मेरी नई माँ कभी भी मुझ पर क्रोधित नहीं होती थी। पापा की दूसरी शादी के बाद मेरी नई माँ बहुत खुश नजर आने लगी थी। पापा को नई माँ से बहुत प्यार था और उनके घर में आने के बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया था। अब हमें भी उनकी बनाई हुई खाना खाने को मिलने लगा था।
मेरे भैया तो नई माँ के हाथ का खाना इतना पसंद करते थे कि कभी कभी वे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते थे और घर पर अपनी माँ के साथ समय बिताते और उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते रहते थे। एक दिन मैं घर पर थी, पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और भैया ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले रखी थी। दादाजी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे और मैं हॉल में बैठी पेंटिंग बना रही थी, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। अचानक मुझे अपनी माँ के कमरे से दर्द की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुँची तो भैया भी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, यहाँ से जाओ। मैं माँ के कमरे में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भैया ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद भैया माँ के कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद माँ का कोई काम हो या भैया माँ से कुछ जरूरी बातें कर रहे हों, इसलिए मैंने वापस जाकर अपनी पेंटिंग में ध्यान लगा दिया। कुछ देर बाद भैया माँ के कमरे से बाहर आए। मैंने उनसे पूछा कि माँ से क्या बात हो रही थी। भैया ने कहा कि कुछ नहीं, बस उनके बाथरूम की लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए मैं वही ठीक करने गया था। इतना कहकर भैया अपने कमरे में चले गए और मैंने अपनी ड्राइंग फिर से शुरू कर दी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मुझे भैया और माँ के बीच की नजदीकियाँ महसूस होने लगी। कुछ दिन बाद भैया का जन्मदिन आया। वह अपनी जन्मदिन की खरीदारी के लिए नई माँ के साथ गए थे। अगले 7 दिन बीत गए और भैया का जन्मदिन आ गया। जन्मदिन का जश्न खूब धूमधाम से मनाया गया। केक काटने के बाद पापा का कॉल आया और वे कुछ जरूरी काम के सिलसिले में बाहर चले गए। जन्मदिन की पार्टी सभी ने खूब एंजॉय की। भैया के दोस्तों और परिवार की ओर से कई गिफ्ट्स आए थे। मैं भैया के गिफ्ट्स देखने के लिए बहुत उत्साहित थी, इसलिए मैं भैया को बुलाने उनके कमरे में गई, क्योंकि मैं उनसे पूछे बिना उनका गिफ्ट नहीं खोल सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो भैया मुझ पर चिल्ला उठते। मैंने उनसे पूछा कि भैया को उनके कमरे में देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। इसके बाद मैंने भैया को घर में ढूंढना शुरू किया। तभी मुझे माँ के कमरे से आवाज सुनाई दी। माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं उनके कमरे के पास गई और देखा कि भैया माँ के पीछे खड़े हैं, मानो उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया हो, लेकिन मम्मी सिसकियाँ ले रही थी। मेरी आवाज सुनकर उन दोनों ने मेरी ओर देखा। मैंने भैया से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने जवाब दिया कि वह प्रेम के जन्मदिन पर भैया को गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए उन्हें बुलाया था। माँ का कहना था कि वह गिफ्ट देने के लिए भैया को यहाँ बुला रही थी, लेकिन भैया पीछे से गले लगा रहे थे और माँ सिसकियाँ ले रही थी। यह देखकर मुझे लगा कि माँ झूठ बोल रही है। फिर माँ ने अपनी अलमारी से एक उपहार लपेटा हुआ डिब्बा निकाला और भैया को दे दिया। उस समय मुझे लगा कि माँ का बताया हुआ कारण सच था। अगले दिन मेरी नई माँ यानी मेरी दूसरी नानी हमारे घर आ गयी। उन्होंने मेरे भैया के लिए शादी का रिश्ता लेकर आई। उन्होंने कहा कि प्रेम की शादी की उम्र हो गई है और उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नई माँ ने भैया की शादी की बात सुनी, लेकिन पापा उस समय घर पर नहीं थे। हमारी माँ ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी में शामिल करना ठीक नहीं है। इसके बाद माँ ने इस विषय पर बहुत सारी बातें की और फिर इस पर चुप्पी साध ली। माँ अगले 4 दिन हमारे घर पर ही रही। जब से वह आई थी, वह 10 से 15 दिन तक अपने कमरे में सोई। फिर वह कभी कभी भैया के कमरे में जाती और कभी भैया उनके कमरे में जाते। यह सब देख सुनकर 1 महीने बीत गए, लेकिन मेरी माँ अनीता अब भी थोड़ी उलझन में लग रही थी। जब भैया यूनिवर्सिटी चले गए, तब माँ ने मुझसे कुछ बातें की जिन्हें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा कि कबीर का व्यवहार उन्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। पिछले 3 दिनों से मैं प्रेम को कमरे में सोते हुए देख रही हूँ। वह हर रात आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। मुझे इस घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह सब देखकर मुझे लगा कि मुझे इस बारे में भैया से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब भैया घर आया तो मैंने देखा कि माँ भैया को खाना खिलाने में काफी व्यस्त थीं। उस रात भी जैसे हर दिन मैं पापा से मिलने उनके कमरे में गई।
फिर मैंने माँ के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि भैया माँ को उनके कमर से पकड़कर गले लगा रहा था। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि माँ और भैया के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। पापा उस रात भी घर नहीं आए थे। उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि वे रात को नहीं आ पाएंगे क्योंकि कुछ लोग उन्हें काम के सिलसिले में ले गए थे। मैंने भैया से पूछा कि वह माँ के कमरे में क्या कर रहे थे। भैया ने बताया कि माँ को अपनी माँ की याद आ रही थी, इसलिए वह रो रही थी। मैंने भैया को माँ के आंसू पोंछते हुए देखा और उसे गले लगाकर चुप कराया। गले लगाकर आंसू पोंछने का तरीका मैंने आज पहली बार देखा था। उस समय मैंने माँ के चेहरे पर भी उदासी देखी। मैंने सोचा कि भैया के कहे हुए शायद सच होंगे, इसलिए मैं रसोई में गई और माँ के लिए पानी लाकर दिया। मैंने माँ से कहा कि वह रोए नहीं क्योंकि भैया और मैं उनकी देखभाल के लिए हैं। माँ ने मुझे प्यार से गले लगा लिया और शांति पाई। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। अगले 5 दिन इसी तरह बीत गए। उस दिन मेरी छुट्टी थी और मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। मैंने सोचा कि आज मैं माँ की नई तस्वीर बनाऊंगी, इसलिए मैं माँ के कमरे में गई और उन्हें पीठ के बल बिठाकर गर्दन घुमाने को कहा। मैं उनकी तस्वीर हूबहू उसी तरह बनाने लगी। माँ ने थोड़े अलग पोज देने के लिए अपने पीछे के बालों को एक तरफ कर दिया। तभी मैंने उनकी पीठ पर कुछ नाखून के निशान देखे। मैंने माँ से पूछा, आपकी पीठ पर क्या हुआ है? माँ ने जवाब दिया कि यह तुम्हारे पापा के प्यार की निशानी है, और वह शर्मिंदा हो गई। लेकिन पापा पिछले 5 दिनों से घर पर नहीं थे और मैं माँ की पीठ पर घाव देख सकती थी। इसका मतलब माँ मुझसे झूठ बोल रही थी। जैसे ही माँ ने भैया की आवाज सुनी, वह मेरे सामने से उठकर तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मैं साफ साफ देख सकती थी कि माँ पापा से ज्यादा भैया की चिंता कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रही थी उसकी तस्वीरें ले रही थी। मैंने अपनी माँ की कई तस्वीरें अपने पास रखी हैं, जिनमें माँ अक्सर भैया के साथ ही होती हैं। आज रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो मैंने वे सारी तस्वीरें अपने बिस्तर पर फैला दी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे माँ और भैया के रिश्ते के बारे में कुछ अलग ही नजर आया। अनजाने में मैंने भैया और माँ की जो तस्वीर ली थी वह किसी हिंदी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन जैसी लग रही थी। मैंने माँ और भैया को कई बार एक साथ देखा और उन सभी तस्वीरों को मैंने खींचा था उसी पोजीशन में बिना बताए। फिर मैंने सोचा कि आज उस तस्वीर को दिखाने के लिए मैं माँ के कमरे में जाऊंगी, जो मैंने आज दोपहर को ली थी। आज भी पापा घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि मम्मी अभी तक जाग रही होंगी। रात के 10 बजे मैं अपनी माँ को वह तस्वीर दिखाने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुँची, मुझे वहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाज बहुत ही अजीब थी। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो रही है तो मैं घबरा गई और भैया को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। लेकिन भैया अपने कमरे में नहीं थे। मुझे पता था कि वह कभी कभी रात को अपने दोस्त के साथ बाहर जाते थे। मुझे लगा कि वे अपने दोस्त के साथ बाहर गए होंगे। उसके बाद मैं भैया के कमरे से बाहर आ गई और माँ के कमरे के पास पहुँची। जैसे ही मैंने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, मुझे अंदर से भैया की आवाज सुनाई दी। रात के अब 11 बजने वाले थे और वे दोनों एक ही कमरे में क्या कर रहे थे यह समझ में नहीं आ रहा था, और माँ की अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे उस रात बहुत अजीब लग रहा था और वे आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और इसलिए अगले दिन स्कूल भी नहीं जा सकी। सुबह जब मैं नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठी तो देखा कि माँ बहुत खुश लग रही थी। भैया के चेहरे पर भी एक अलग खुशी थी। नाश्ता करते समय अचानक मेरे पैर को किसी अन्य पैर के स्पर्श का एहसास हुआ। मैंने अपना फोन गिरा दिया और उसे उठाने के लिए मेज के नीचे झुकी। तभी देखा कि वह पैर भैया का था। मैं सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पैर हटा लिया। कुछ समय बाद मेरी नजर फिर से मेज के नीचे गई और मैंने देखा कि भैया और माँ के पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और वे पैर हिला रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि माँ भैया को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसे भी यह सब ठीक लग रहा था। उस रात लगभग 11 बजे पापा घर आए थे। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। माँ सोने से पहले दूध का गिलास लेकर जा रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आज पापा को रोज ऐसा दूध क्यों पिलाती हो? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा को इसकी बहुत जरूरत है। उम्र के साथ उनकी ताकत कुछ कम हो गई है, लेकिन उनकी पत्नी अभी जवान है।
जब पापा यह दूध पीते हैं तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। मैंने माँ से पूछा, किसी ऊर्जा की बात कर रही हो माँ? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम अभी यह सब बातें समझने के लिए बहुत छोटी हो। यह दूध पापा को एनर्जी ड्रिंक की तरह है। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अपने कमरे में जाते हुए मैंने देखा कि भैया नहाकर तैयार हो रहे थे और शरीर पर स्प्रे लगा रहे थे। मुझे लगा कि वह किसी पार्टी या किसी खास मौके के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद अचानक मुझे माँ की चीखें सुनाई देने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर आकर देखने लगी कि आवाज भैया के कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे मैं भैया के कमरे के पास पहुँची। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं चुपके से अंदर झांकने लगी। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह सब देखकर मेरे मन में उन दोनों के लिए बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे थे। तभी मुझे माँ की एक बात याद आ गई। जब भी उनके पास कोई काम होता था तो वे हर छोटे मोटे काम के लिए भैया को अपने कमरे में बुलाती थीं। जब मैं उनकी मदद करने जाती तो माँ कहती थी कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि समझ नहीं पाती। भैया माँ की खींची हुई तस्वीर को देखकर अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। फिर मैंने शांति से अपनी तस्वीरों पर और अपने विचारों पर नियंत्रण किया और बिस्तर पर जाकर सो गई। अगले दिन पापा ऑफिस जाने लगे, तभी माँ कांपने लगी। माँ की तबीयत बिगड़ती देख भैया ने पापा से पहले डॉक्टर को घर ले आए। उस दिन हमें एक मीठी खबर मिली कि माँ गर्भवती है। माँ के गर्भवती होने की खबर सुनकर पापा बहुत खुश हुए थे और मैं भी अपने पापा की तरह बहुत खुश थी। लेकिन माँ और भैया के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन पापा ने छुट्टी ले ली और अपने दोस्तों को फोन करके मीठी खबर सुनाई। आज पिताजी पूरा दिन माँ के पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन माँ के चेहरे का रंग देखकर मैं जान सकती थी कि वह खुश नहीं है। पूरे दिन माँ ने मुझे भैया से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन कल की तरह आज भी वह भैया के कमरे में दाखिल हुई। मैं यह सोचते हुए कि माँ और भैया के बीच कुछ तो चल रहा होगा, अपने कमरे से निकली और भैया के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर झांकने लगी। मैंने देखा कि माँ ने भैया को कसकर गले लगाया हुआ था और कह रही थी, प्रेम, अब मैं गर्भवती हूँ, इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? माँ ऐसे बोल रही थी मानो वह बच्चा भैया का हो, पापा का नहीं। मैं इस दृश्य को देख ही रही थी कि अचानक पापा भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रही थी। पापा ने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया और माँ व भैया को एक दूसरे की बाहों में देखकर चुपचाप खड़े रहे। उनका चेहरा यह साफ बता रहा था कि उन्हें बहुत धक्का लगा है। पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रेम, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी बहन का और अपना ख्याल रख सकते हो। मैं कल सुबह अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए सऊदी जा रहा हूँ। यह बताने के लिए ही मैं यहाँ आया था। अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। जैसे ही पापा कमरे से बाहर जाने लगे, माँ ने उन्हें रोक लिया। अचानक भैया और माँ के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। माँ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मुझे पछतावा है कि मैं आपके साथ सऊदी नहीं आ सकती। सच्चाई यह है कि मुझे प्रेम पसंद है और मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा भी प्रेम का ही है। माँ की ये बात सुनकर पापा और मैं एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए। फिर पापा ने अपने हाथ में पकड़ी एक तस्वीर प्रेम को दिखाते हुए कहा, प्रेम, तुमने अपने पापा के साथ धोखा किया है। तुम्हें पता था कि अनीता मेरी पत्नी है, फिर भी तुमने उससे रिश्ता बना लिया। आज दोपहर जब तुम्हारी बहन ने मुझे एक चित्र दिखाया जिसमें तुम और तुम्हारी माँ साथ थे, तभी मुझे सब समझ में आ गया था। मैं तुम्हारे मुंह से यह सच निकलवाना चाहता था। पापा ने फिर कहा, अब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह सुनकर भैया की आंखों में आंसू आ गए और माँ जोर जोर से रोने लगी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, हमें पछतावा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह हमारे सामने आई कठिन परिस्थितियों की वजह से हुआ। प्रेम ऐसी स्थिति में था कि कुछ नहीं कर सका। पिछले 3 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसे अंजाम देना जरूरी था। इस बात पर पापा ने गहरी नजरों से दोनों को देखा और वहाँ से चले गए। लेकिन अनीता की परिवार एक अमीर लड़के से शादी करना चाहते थे, जबकि अनीता का मन प्रेम में था।
जो उस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अनीता ने अपने परिवार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता प्रेम के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इस मुश्किल घड़ी में प्रेम ने अनीता से कहा कि वे एक प्लान बनाएं। प्रेम ने सुझाव दिया कि अनीता उसके पापा से शादी कर ले और उनके घर आ जाए। प्रेम ने कहा कि एक बार शादी हो जाने के बाद वह अपने पापा को सच्चाई बता देगा, लेकिन शादी के बाद प्रेम और अनीता के अंदर सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हो पाई और वे सही समय का इंतजार करने लगे। एक दिन अनीता की मां ने सच्चाई पापा को बताई। पापा को यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया। वे प्रेम के पास गए और कहा, प्रेम, सही मौका कभी नहीं आता, हमें अवसर को पहचानना पड़ता है। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं अनीता के साथ तुम्हारी शादी करा देता। यह सारा धन तुम्हारा ही है और तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, नौकरी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। पापा ने प्रेम को गले लगा लिया और यह देख अनीता समझ गई कि पापा ने उन्हें माफ कर दिया है। इसके बाद अनीता ने पापा को एक और सच बताया कि वह हर रात पापा के दूध में दवा मिलाकर देती थी, जिससे पापा ने उसे कभी नहीं छुआ। यह सुनने के बाद भी पापा ने दोनों को माफ कर दिया, क्योंकि वे उनके बच्चे थे। प्रेम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पापा से माफी मांगी। अगले दिन पापा प्रेम और अनीता को मंदिर ले गए और दोनों की शादी करवा दी। इस तरह अनीता, जो लगभग प्रेम की मां बनने वाली थी, उसकी पत्नी बन गई और उनके बच्चे को उसका असली पिता का नाम मिला। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में कुछ फैसले सही समय पर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बीत जाने के बाद हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि